टाइम हुआ है 10:30 और मैं अभी पहुंच गया हूं कटरा स्टेशन पे। मैं अपनी यात्रा अभी से स्टार्ट कर दूंगा बिकॉज मैं मेरी यात्रा अभी से स्टार्ट करता हूं तो मुझे भवन के दिन के और रात के तब जाके दर्शन होंगे। अभी फटाफट ये पता करते हैं कि जो RFID है वो कहाँ मिलेगी। स्टेशन पे भीड़ देख रहे हो। बोलिए जय माता दी। जय माता दी। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की कोई खास जरूरत नहीं है, ऐसी RFID मिल जाएगी रेलवे स्टेशन पे, ट्रा वाले पे, बस स्टैंड पे जाओगे तो बस स्टैंड पे। मैंने ऑनलाइन करवाई, कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं उस चीज का। इन्होंने क्या किया, लाइन में लगो, सीधा ये आपका पिन कोड पूछेंगे और आपका नाम और आप कौन से स्टेट से हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, उस डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड बस बता दो। कैमरे में आपकी फोटो खींचने के बाद ये आपको ऐसी एक RFID प्रोवाइड कर देंगे। आज के टाइम में तो यही हो रहा है। मैंने ऑनलाइन करवाई, उसका कुछ इन्होंने पूछा नहीं, कुछ मतलब नहीं था। तो यहाँ पे ऑटो सर्विस है, कोई 210 रुपये मांग रहा है, कोई 230 रुपये। तो अगर कंबाइन में जाओगे तो थोड़ा सा 2 पैसे बच जाएंगे और कुछ नहीं। जम्मू या कटरा में पहुंचने के बाद आपके जो प्रीपेड सिम है वो बंद हो जाती हैं, उनका नेटवर्क नहीं आता है, तो आप पोस्टपेड सिम ले लें यहाँ पे, जो जिसको यात्री सिम बोलते हैं, जो 250 या 350 में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा चीज महंगी है ना वो है ऑटो रिक्शा। अगर आप 500 मीटर के लिए भी जाते हो तो भी वो आपसे 200 या 150 रुपए चार्ज करते हैं। तो इसलिए मैं अगर आपको बताऊं, रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड का डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर के आसपास है, जो आप सीधा आराम से मार्केट से होते हुए आराम से जा सकते हैं। आपको ऑटो लेने की जरूरत नहीं है, 15 या 20 मिनट में आप वहां पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप रेलवे स्टेशन से बाणगंगा जा रहे हैं तो आप ऑटो कर लीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि वो डिस्टेंस कुछ 4 या 5 किलोमीटर का है। मेरे को हो गया एक बेनिफिट, पापा आर्मी में थे तो मैं कार्ड लेके आया था मेरा कैंटीन वाला, तो मेरी स्पेशल एंट्री होगी 5 नंबर गेट से। मैंने यहाँ पे आर्मी वालों से अपनी जो कार्ड की है वो बनवा लिया है। तो जिसके भी फैमिली में, मतलब जो भी अगर आ रहा है जो आर्मी में या उसके पापा आर्मी में है ना, तो आप यहाँ पे आके अपने RFID बनवाएं। उनकी एंट्री जो नॉर्मल पब्लिक एंट्री होती है ना उससे अलग होगी, स्पेशल कह लो, VIP कह लो। तो ये अच्छा हो गया, थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे बनेगी आपकी पर्ची और वहाँ से पर्ची बनवाने के बाद ना ये रास्ता जाएगा बाणगंगा को। बापू छोड़ के चले गए लेकिन साथ नहीं छोड़ा उन्होंने, है कहीं ना कहीं मदद जरूर कर देते हैं भाई। इस पहाड़ को पूरा चढ़ने के बाद माता का भवन आएगा। पैदल यात्रा है अपनी, सारा सामान है। और मैं सामान बिल्कुल कम लेके आया हूँ, बिल्कुल ही कम लेके आया हूँ। 2 जोड़ी कपड़े, लाइट वेट है, कोई ज्यादा खास दिक्कत है नहीं। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और लगेज भी कुछ ज्यादा है, सामान कुछ ज्यादा है, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप होटल ले लें, चाहे बाणगंगा के पास ले लें, चाहे बस स्टैंड के पास कोई होटल ले लें और वहां पे सामान रख के फ्रेश होके तब आप अपनी यात्रा स्टार्ट करें। और अगर आपने डोरमेट्री बुक की है तो बेस्ट है, आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। माता वैष्णो देवी .org पे आप डोरमेट्री अपनी बुक कर सकते हैं। डोरमेट्री के रेट आपको देखने को मिलेंगे 150-250 के आसपास, तो वो भी आप बुक कर सकते हैं। 1 किलोमीटर जितनी तो लाइन लगी है यार। माता रानी को लेके और भवन को लेके जो कहानी है वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। जैसे जैसे जो मंदिर आएगा उस मंदिर की जो विशेषता है, जिस वजह से वो मंदिर बना है, वो मैं आपको बातें साथ साथ बताता चलूंगा यात्रा के टाइम पे। ये पहला चेक पॉइंट है जहाँ पे आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें जैसे कैमरा हो गया, डिजिटल वॉच होगी, लेदर वॉलेट हो गया, इन सबको ये निकलवा देते हैं। इनको आप बाहर रख के आइए, वरना साथ में ही यहाँ पे चेक पॉइंट के एक लॉकर रूम है, आपको अंदर से जाने देंगे और वहाँ पे आप अपना सामान जमा करवा सकते हैं। त्रिकुटा पर्वत पे माता का सिंहासन है, माता का भवन है जहाँ माता विराज है। और मैं ऑटो से आया तो थोड़ा सा पहले, कुछ डिस्टेंस पहले एक प्लेस है जिसको बोलते हैं कोल कंदोली, तो वहां पे माता कन्याओं के साथ खेली थी। और उसके बाद जब 4 किलोमीटर आगे और आप आएंगे तो जब माता का दूसरा दर्शन होता है, जहाँ पे एक भक्त थे जिन्होंने पूजा की माता की और माता ने उनको वहाँ पे दर्शन दिए थे, तो उस जगह को बोलते हैं देवा माई। वो जगह मैं कवर नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं, क्योंकि ऑटो से आया मैं, भीड़ इतनी थी यार, नवरात्रों का टाइम है, तो मैं फटाफट एंटर किया जाए, तो उस चक्कर में वो जगह मुझसे रह गई। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे फिर कवर कर लेंगे। बाणगंगा या बालगंगा की स्टोरी है वो सुन लो भाई फटाफट। माता के एक परम भक्त थे जिसका नाम था श्रीधर, और उनकी भक्ति देख के माता ने कन्या के रूप में उनको दर्शन दिए थे। और माता ने भक्त को कहा कि भक्त भंडारे का आयोजन करो। और श्रीधर जब निमंत्रण देने के लिए गए तो उनको रास्ते में कुछ साधु मिले, जिसमें बाबा भैरवनाथ भी थे और गोरखनाथ भी थे और कुछ साधु और थे। और जिस दिन भंडारा था उस दिन माता कन्या का रूप धारण करके भोजन देने लगी। और जब माता भैरव के पास आई भोजन देने के लिए, तो भैरव ने कहा कि मुझे मदिरा और मांस चाहिए। तब माता ने कहा, योगी जो ब्राह्मण के द्वार से जो मिला है वो स्वीकार करें, और कन्या को वो पकड़ने लगा। तब भैरव माता को पकड़ने लगा तो माता अंतर ध्यान हो गई। जब भैरव ने माता को पकड़ने के लिए पीछा किया तो माता रानी के साथ में वीर लंगूर थे, जिनको कहते हैं हनुमान जी थे वो। और जिस जगह लंगूर को प्यास ने सताया उस जगह माता ने पत्थरों में तीर चलाया और बाण लगते ही जो जल की धारा निकली उस जगह को कहते हैं बाणगंगा। और माता ने यहाँ केस धो के उनको सवारा, इस कारण भी इसका दूसरा नाम बालगंगा है। तो
बाण गंगा में या बाल गंगा में आप स्नान करके जरूर जाएं, थोड़ा सा मान्यता के अनुसार अच्छा माना जाता है। बाण गंगा के पास टी सीरीज वालों का लंगर है, आप लंगर भी खा सकते हैं। और यात्रा के टाइम पे आप अपने पास थोड़ा कैश रखें, क्योंकि एटीएम की सुविधा तो है लेकिन उसमें कैश हो ना हो, थोड़ी दिक्कत आ जाए, तो आप अपने पास कैश कैरी करके रखें और वो भी संभाल के। ये है चरण पादुका मंदिर, जहाँ एक शिला पर बने हैं माता के चरण, इसलिए इस मंदिर को चरण पादुका मंदिर कहते हैं। चेक पॉइंट क्रॉस करने के बाद आप अपनी यात्रा को कंप्लीट करने के लिए खच्चर भी ले सकते हैं, पालकी भी ले सकते हैं और बच्चों के लिए ट्रॉली भी ले सकते हैं। अगर मैं इनके रेट की बात करूं तो अधकुआरी तक खच्चर का रेट है 650 रुपीज और इनका रेट फिक्स होता है, और भवन तक है 1250 रुपीज, और पालकी का रेट है अधकुआरी तक 1850 रुपए और भवन तक का पालकी का रेट है 3150 रुपए। इनके रेट ये फिक्स है। और जो ये बच्चों के लिए ट्रॉली लेके जा रहे हैं, चेक पॉइंट के बाद अगर आप ट्रॉली लेते हैं अधकुआरी तक तो उसके रुपीज है 340 और भवन तक के हैं 540 रुपीज। और हेलीकॉप्टर सर्विस अगर आपको लेनी है तो वो ऑनलाइन बेटर रहती है, क्योंकि ऑफलाइन में जो एजेंट है वो आपके पैसे इधर उधर ना कर दें, थोड़ा सा रहता है, कंफर्म नहीं रहता है कि वो सही से करवा पाएंगे या नहीं। तो आप ऑनलाइन माता वैष्णो देवी की जो साइट है वहां से आप अपना हेलीकॉप्टर की सर्विस बुक कर सकते हैं। और हेलीकॉप्टर सर्विस के जो चार्जेस हैं वन साइड के वो 1800 रुपए और दोनों साइड के हैं 3600 रुपए। हेलीपैड से माता का भवन 2.5 किलोमीटर के आसपास है, तो वो यात्रा आपको पैदल ही करनी होती है। नवरात्रों के टाइम पे बहुत भीड़ होती है यार, देखो कितनी भीड़ है अर्धकुंवारी में भी। यहाँ पे तो नंबर आता ही नहीं है, आपका नंबर लगेगा तो समझ लो 2 या 3 दिन में आएगा, लेकिन फिर भी लोग वेट करते हैं जिनके पास अच्छा खासा टाइम है। और अर्धकुंवारी में दर्शन करने के लिए आपको यहाँ इस काउंटर से आपको पर्ची मिलेगी। अर्धकुंवारी मंदिर में जो गुफा है उसमें माता रानी ने 9 महीने गुजारे थे। जब भैरवनाथ गुफा के द्वार पे आया तब उसका सामना वीर लंगूर से हुआ, और कभी ना खत्म होने वाला जो युद्ध। लंगूर ने भैरव बाबा को बहुत रोका लेकिन भैरव बाज नहीं आया। तब माता ने तंग आके त्रिशूल चलाया और भैरवनाथ का जो सिर है वो भैरव बाबा का जो मंदिर है वहां पे गिरा, और जो उनका धड़ था वो माता के चरणों में। तब भैरवनाथ ने माता से माफी मांगी कि माता मुझे क्षमा कर दो। तब माता ने भैरवनाथ को क्षमा किया और वचन दिया कि मेरी पूजा के बाद तेरी पूजा की जाएगी। तो आप भवन जाते हो, माता के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन करने जरूर जाएं, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी। हम कभी कभी इतने उदास हो जाते हैं कि हमारे पास ये चीज नहीं है। आप इनको देखो, मैं इनको देख के ना इमोशनल भी हो गया था थोड़ा सा, और काफी कुछ सोचने लगा यार। चढ़ाई कर रहे हैं और आप देख लो इनकी कंडीशन।
दिन में तो भाई माता का दरबार इतना सही से सजा रखा है ना, बस मैं तो दिल खुश हो गया मेरा देख के। इतने तरह के तो फूल यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं, इतनी अच्छी डेकोरेशन है, मन खुश हो गया। अब रात का इंतज़ार है, रात को जब लाइटें जलेंगी तो कितना सुंदर लगेगा माता का भवन, वो देखना बाकी है। तो इंतज़ार करते हैं थोड़ा सा। और मनोज कुमार यादव। जो कि एकमा कटौक से आए हैं, एकमा कटौकर से आए हैं। आवाज सुनिए तो यहाँ पर पार्वती के पास वहाँ पर मौके से मिले अभिषेक। त्रेता युग की सच्ची कहानी है माता रानी की कि जब भगवान राम लंका जा रहे थे तब राम सागर तट पर अपनी सेना के साथ में आए और वहां माता ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपको पति के रूप में चुना है और इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि इस जन्म में तो मेरी देवी है, लेकिन आपकी तपस्या का फल आपको मिल सके, मैं लौट के आऊंगा वेश बदल के, और अगर आप मुझे पहचान सके तो इस जन्म में आप मेरी पत्नी कहलाओगी। जब भगवान राम लंका जीत कर वापिस लौटे और साधु का रूप धारण करके माता के पास गए तो माता उन्हें नहीं पहचान पाई, और जब भगवान राम अपने असली रूप में आए तब माता को कहा कि कलयुग में आप मेरी पत्नी बनोगी जब मैं कल की रूप धारण करके आऊंगा, और तब से अब तक माता तपस्या में लीन है। तो ये कहानी थी, कुछ बेसिक बातें तो हमें पता ही होनी चाहिए। माता वैष्णो के साथ में 9 माताएं यहाँ पे विराजित हैं और उनकी भी अलग अलग ज्योति जलती है। इतनी वैरायटी के यहाँ पे फूल यूज कर रखे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे यार कभी इतने तरह के फूल। मतलब इतना सुंदर लग रहा है रात का जो नज़ारा है भवन का। मतलब जो मैं सोच के आया था ना कि मेरे दिन में भी दर्शन हो भवन के, मतलब भवन को मैं दिन में भी देखूं नवरात्रों में किस तरह से सजा रखा है, और रात को लाइटों में भी मैं भवन को अच्छे से देखूं किस तरह से भवन की खूबसूरती दिखती है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, 2 दिन के बाद ये जितने भी फ्लावर्स हैं ना इन सबको चेंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिए तो भाई फिक्स, नहीं, हर 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद इस सारे फ्लावर्स को चेंज करते जा रहे हैं नवरात्रों में। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन लगा दिया फिर नचीत नवरात्रों तक, नहीं, हर 2 या 3 दिन के बाद इनको चेंज कर रहे हैं और अलग अलग तरह के फूल्स लगा रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई थी, भवन से कुछ डिस्टेंस पहले ही जब आपकी चेकिंग होगी तो वहीं पे ही लॉकर रूम के लिए रास्ता जाता है, तो वो फ्री सर्विस है, आप अपना सामान वहाँ पे रख सकते हैं, वहाँ पे वो लोग प्रोवाइड करेंगे, और जो आपको लॉकर रूम मिलेगा उसमें आप अपना सामान लगेज रख के और दर्शन के लिए जा सकते हैं। नवरात्रों के टाइम पे इतनी भीड़ होती है कि आपको गुफा के अंदर नहीं जाने देते। जो अभी नई गुफा बना रखी है सिर्फ वहीं से दर्शन करके
आप भैरवनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि भीड़ इतनी होती है आपको एक सेकंड भी नहीं रुकने देते हैं वहां पे माता रानी के पास कि आप अच्छे से दर्शन कर लो, एक सेकंड भी नहीं, बस चलते चलो ऐसा होता है। अगर आप नवरात्रों के टाइम पे आते तो ऐसे ही मिलेगा, अगर आप आराम से जनवरी दिसंबर के आसपास आते तो आपको गुफा के अंदर भी दर्शन हो जाएंगे माता रानी के, और इतनी भीड़ भी नहीं होती है। माता रानी के दर्शन होने के बाद मैं भैरवनाथ की चढ़ाई कर देता हूँ। 2 किलोमीटर है भवन से। रात को भी आप बाबा भैरवनाथ की चढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लाइटें लगी हैं और भजन चलते रहते हैं माता रानी के। और दूर से देखो कितना सुंदर लग रहा है माता रानी का भवन। अभी अंधेरे में तो यहाँ पे केबल नहीं दिखेगी, लेकिन जो केबल जो कार है उसका जो रेट है 100 रुपीज़ है भवन से भैरवनाथ मंदिर तक का, तो वो भी आप ले सकते हैं सर्विस। और उसका टाइम होता है, वो शाम को 6 बजे बंद हो जाती है, तो आप 6 बजे से पहले ही वो सर्विस लें तो बेटर रहोगे। यहाँ से माता का भवन कितना प्यारा लग रहा है ना, देखो यार पूरी लाइटें ही लाइटिंग। नवरात्रों में भीड़ तो होती है, लेकिन यार मज़ा आ गया यात्रा करके। क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है शहर का यार, वाह मज़े ही आ गए देख के। बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद जब आप कुछ डिस्टेंस पे चलेंगे, कुछ 500 या 600 मीटर, तो आपको यहाँ पे प्रसाद मिलेगा जिसमें हलवा होता है और चने होते हैं, काफ़ी अच्छा, और चाय भी होती है। आराम से बैठ के यहाँ पे प्रसाद का आनंद लें और थोड़ा रेस्ट करके फिर अपनी यात्रा को कंटिन्यू करें। और अज्ञात व्यक्तियों पर भरोसा ना करें ज़िंदगी में माता ने भी लिख रखा है, देख लो। लो जी, फाइनली पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी में, और मुझे नहीं लगता मेरा नंबर आएगा। मेरा नंबर है 113वां और अभी नंबर चल रहा है 40 तक। और जहाँ तक मैंने यहाँ पे पूछा तो बोले शाम तक आपका नंबर आएगा, क्योंकि ये जब 30 नंबर होते हैं वो लेते हैं, तो एक नंबर के साथ साथ में क्या होता है, कई बार 10-10 बंदे 5-5 बंदे होते हैं, तो ये ग्रुप में भेजते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप आराम से यहाँ पर रुक के अपना नंबर का इंतज़ार करके आप दर्शन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कोई बात नहीं, बाहर से ही माता को प्रणाम करके अपनी यात्रा को कंप्लीट करें।